वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू। विजन पॉइंट के फर्स्ट लेक्चर में आप सब वेलकम है। दिस इज़ वेरी फर्स्ट लेक्चर। जब हमने लास्ट लेक्चर में सिलेबस को डिस्कस किया था, हमने बोला था मैकेनिक्स वाज आवर वेरी फर्स्ट सेक्शन, वेरी फर्स्ट यूनिट, एंड उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था, विच इज़ लॉज ऑफ मोशन। सो हम अपने पहली क्लास पहले लेक्चर को शुरू करते हैं। दिस इज आवर लेक्चर 1। आवर चैप्टर इज लॉज ऑफ मोशन एंड द की पॉइंट ऑफ एवरी लॉज ऑफ मोशन इज व्हाट? दिस इज फोर्स। फोर्स इज अ की। अगर हमको फोर्स की बात समझ में आती है, अगर हमको फोर्स के बारे में समझ में आता है, तो यह बात बहुत हद तक क्लियर है कि हमको हर एक लॉज ऑफ मोशन समझ में आने वाला है। सी, लॉज ऑफ मोशन केवल हमको नहीं पढ़ना होता इस चैप्टर में। लॉज ऑफ मोशन है ही कितना यार, केवल 3 लॉज हैं इजली। अब बच्चे क्या करते हैं और मैक्सिमम वीडियो क्लासेस में आपको मिलता क्या है और यहां क्या डिफरेंस मिलेगा? मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सर लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, हमने न्यूटन्स के तीनों लॉज को पढ़ लिया, उनके एग्जांपल्स पढ़ लिए, 1-1, 2-2, 4-4 न्यूमेरिकल लगा लिए, सब पे हमारा काम डन। एक्चुअली ऐसा है नहीं। लॉज ऑफ मोशन के पीछे की ओरिजिन क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है? जैसे आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसके बारे में पहले देखते हैं, और ये कि हद तक जरूरी है, ये भी हमको उतना ही पता होना भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है ये जानेंगे। इनर्शिया का रोल क्या है लॉज ऑफ मोशन में, ये जानेंगे। स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स इलस्ट्रेशन। यार कोई भी कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में पढ़ लिए, मान लीजिए मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता दिया और इसके बारे में बात नहीं किया, तो आपके पढ़ने का फायदा क्या है? आप जब अपनी डेली लाइफ में फिजिक्स में पढ़ रही चीजों को रिलेट नहीं कर सकते हो, तो ऐसी फिजिक्स पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं। तो हम ये लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ेंगे, उसको हम डेली लाइफ में कहां पे यूज कर रहे हैं ये भी सीखेंगे। उसके बाद हमारा आखिरी का टॉपिक होगा आज का, विच इज मोमेंटम, और इसी मोमेंटम से हम अपना सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज तो हम फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक? सो रेडी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स एंड इनर्शिया की। आपकी स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा है आप एक बार उसको रीड आउट कर लो थ्रूली। हमारे पास स्क्रीन पर मेंशन क्या हो रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और इट्स मोशन। आसान भाषा में बोलूं, आसान भाषा में इस इनर्शिया को बोलते हैं ये तो हम सब जानते हैं, बट इनर्शिया को पढ़ने से पहले हम इस टर्म को डिस्कस करना चाहेंगे कि यह टर्म है क्या। नॉर्मली जब भी टीचर पूछता है कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, बच्चों का एक ही आंसर आता है, सर फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल। इतने में सेटिस्फाई हो, इतने में आप भी सेटिस्फाई हो जाते हो, इतने में टीचर्स भी सेटिस्फाइड हैं कि सर फोर्स है, फोर्स मतलब पुल या धक्का देना या खींचना। यार चीजों, आप क्लास 12th में हो, चीजों को लेवल पे रखो। आप क्लास 12th में हो के 9th क्लास की डेफिनेशन बताओगे, फोर्स का मतलब पुश और पुल होता है, तो फायदा क्या आपके 12th में होने का? चीज वही है, लेकिन एक होता है ना चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना ताकि आपके मार्क्स ना कटे, ताकि आपका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम फोर्स के बारे में यहां पे बोलेंगे द एक्सटर्नल कॉज which change state of body। the external cause या that external cause which change state of a body is called force। डेली लाइफ में बात करें, हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में,
हम नहीं पढ़ेंगे। पापा आए, कान के नीचे 2 फोर्स लगाए, स्टेट चेंज हो गई, पढ़ाई शुरू। दैट इज फोर्स। हम बैठे हुए हैं, आप क्लास में बैठे हो, सीट पे बैठे हो, आपके बगल वाले ने आपको धक्का दिया, आपके बगल वाले ने आपको पुश किया, उसने आपको फोर्स दिया, और जैसे ही उसने आप पे फोर्स लगाया, आप तुरंत अपनी पोजीशन से हिले होगे, थोड़ा ही सही हिले, मतलब आप पहले स्टेट आपकी रेस्ट थी, अब आप मोशन में हो, आप ड्राइव कर रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, ठीक। अचानक सामने कोई आया, आप ब्रेक लगाए, जब आप ब्रेक लगा रहे थे, बाइक अब देखिए धीरे धीरे रुक जाएगी, तो आपने क्या किया, अब वहां पे आप उसको ग्रेजुअली जो टायर है बाइक का, आप उसको धीरे धीरे प्रेस कर रहे थे, वहां पे भी तो स्टेट चेंज हुआ। आप बाइक ड्राइव कर रहे थे, आप मोशन में थे, आपने फोर्स लगाया, अब आप रुक गए, पहले मोशन में थे, अब आप रेस्ट पे हो, स्टिल आपका जो स्टेट था वो चेंज हुआ, दैट इज फोर्स। पुश और पुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन एक कंप्लीट डेफिनेशन की बात होती है, जब एक परफेक्शन की बात होती है, तो यस यू नीड टू बी परफेक्ट, एंड दिस इज फॉर योर परफेक्शन द एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक। फोर्स से ही रिलेटेड टर्म यहां पे आता है इनर्शिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आलस। आलस का मतलब क्या होता है, हम बिस्तर पे पड़े हुए, हम तब तक पड़े रहेंगे जब तक हमको फोर्स लगा के उठाया नहीं जाएगा, यही तो आलस है। यही बॉडी के साथ भी होता है। कैसे होता है, मान लीजिए ये बॉडी रखी है जिसका मास m है। अब मान लीजिए कोई बॉडी है किसी टेबल पे रखी है जिसका मास है m। आप खुद सोचो, क्या यह पॉसिबल है कि इस बॉडी को हम धक्का ना दें, इस बॉडी पे हम फोर्स ना लगाएं और ये बॉडी मूव करना शुरू कर दे? इट इज नॉट पॉसिबल ना। यही बॉडी की प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है, मतलब किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपने स्टेट को कभी भी चेंज नहीं होने देती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज व्हाट, इनर्शिया। बॉडी रेस्ट पे है, जब तक आप इस पे कोई फोर्स F अप्लाई नहीं करोगे ये बॉडी मूव करना शुरू नहीं करेगी। अपोजिट एग्जांपल लेके चलते हैं। बॉडी रेस्ट पे है, या सॉरी बॉडी मोशन पे है, आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, आप जब तक ब्रेक नहीं लगाओगे, इज इट पॉसिबल कि बाइक रुक जाए? एक्चुअली इट कैन नॉट। बिना ब्रेक लगाए बाइक रुक जाए पॉसिबल नहीं है, या बिना आप एक्सीलेटर छोड़े बाइक को धीमा कर लो पॉसिबल नहीं है। वहां भी तो आपने फोर्स लगाया। अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, 2 बेसिक डेफिनेशन, वन इज फोर्स, अदर वन इज इनर्शिया। फोर्स जो बॉडी को उसकी स्टेट चेंज करने पे हेल्प करता है, इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उसको अपनी स्टेट में रहने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इतनी बात ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि ठीक है फोर्स हम पढ़ चुके हैं, अब हमको यह जानना है कि फोर्सेस भी तो कुछ डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। जैसे दे में चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर कोई बॉडी है हम उस पर फोर्स लगाएं तो हो सकता है उसका साइज या उसका शेप चेंज हो जाए। एग्जाम्पल कोई फोम देखे हो ना, स्पंज, फोम, गद्दे होते। फोम मान लीजिए इतना है, वो इतना ही रहेगा जब तक आप उसको प्रेस ना करो। उसके बीच में एयर गैप्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं। जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो वो एयर निकल जाती है और फोम कंप्रेस हो जाता है, ठीक। दैट इज फोर्स जब आपने किसी बॉडी पर लगाई और वो कंप्रेस हो गई। अनदर एग्जांपल बलून। बलून आपका है, आप उसको फोर्स लगा दो, उसका शेप बदल जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, मे बी फूड है। फोर्सेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली यार, अभी यही तो बात हम कर रहे थे यहां पे कि बॉडी रेस्ट, कोई है जो रेस्ट पे है, अगर हम उसको F फोर्स लगा के धक्का दे दें तो वो बॉडी मोशन में आएगी, दैट इज उसके मोशन को इन्फ्लुएंस कर गई।
अनदर इसका वाइस वर्सा जो हम इतनी देर से डिस्कस करते आ रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, फोर्स लगाया, हम मोशन में थे, बाइक रुक गई, अनदर फोर्स की वजह से ही तो बॉडी का मोशन इन्फ्लुएंस हुआ। फोर्सेस कैन रोटेट अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, सीधी सी बात है। आप कोई भी एग्जांपल, ये पहिया है बाइक का, पॉसिबल है बाइक खड़ी है आपके घर पे, पार्किंग में बढ़िया से खड़ी है, अचानक बाइक का मूड हुआ, उसका पहिया घूमना शुरू, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे ये नहीं है। जैसे ही ये टर्म आएगा, आपने बाइक को स्टार्ट कर दिया या रैंडमली पैर से या हाथ से उस पहिए को पुश किया, पहिया घूमेगा अपनी ही एक्सिस पे, जो उसमें बीच में व्हील लगा है, व्हील जिसपे, वो लगातार उसी एक्सिस के बीच रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तब जब आप या तो बाइक को स्टार्ट किए हो या रैंडमली आपने मैन्युअली उसको पुश कर दिया, तब ये टर्म आया। और जैसे ही ये टर्म आया, जो पहिया होगा वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। फोर्स की वजह से एक काम हम और कर सकते हैं, चेंज डायरेक्शन। कैसे? कोई भी बंदा कहीं जा रहा है या कोई भी चीज है किसी सर्टेन डायरेक्शन पे जा रही है, आपने अचानक उस पर फोर्स लगा दिया, उसको पुश कर दिया, क्लियर कट सी बात है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। अब वो पहले कहीं और जा रहा था, हमने उसको पुश किया, अचानक उसकी डायरेक्शन बदल गई। सो फोर्स की वजह से हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम फोर्स पढ़ चुके, इनर्शिया पढ़ चुके, फोर्स हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका बॉडी पे इंपैक्ट क्या आता है, हम ये भी चेक कर चुके। अब हम आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे, एंड दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इट स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is acted upon by a net external force। इतनी प्रॉपर डेफिनेशन देने का मोटिव सिर्फ इतना होता है कि आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग इनफ कंटेंट हो कि अगर आपने अपने पीई एग्जामिनेशन में कॉपी पे ये लिख दिया तो किसी टीचर की हिम्मत ना हो कि आपका आधा मार्क भी डिडक्ट कर सके। दिस इज अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डेफिनेशन। ठीक, समझने के लिए मैं आपको इजी भाषा में समझा देता हूं। यही डेफिनेशन अगर आप नोटिस करो तो क्या यही डेफिनेशन इनर्शिया की नहीं है? थोड़ा सा सोचो, इसमें आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आप क्या बोल रहे हो? इट स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। यही तो इनर्शिया भी है कि बॉडी अपनी स्टेट पे तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। वही डेफिनेशन इनर्शिया की है, वही डेफिनेशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। दोनों की बात एक है लेकिन दोनों की हेडिंग डिफरेंट हो जाती है। आपको चीज एक ही सीखनी थी, दो अलग अलग डेफिनेशन में आपने सीखा। उसका बेनिफिट यह है कि अगर सपोज इनर्शिया ना पूछ के न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछता है, देन यू आर केपेबल इनफ टू राइट इट डाउन। इसी वजह से इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना पूछ के बल्कि लॉ ऑफ इनर्शिया पूछता है, और आप कंफ्यूज होते हो कि सर ने तो हमको, या बुक में हमने इनर्शिया की डेफिनेशन तो पढ़ी, सर ने भी समझाया, लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ाया। दिस इज योर लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर कट है? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। व्हेन अ रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप्स द राइडर फॉल्स फॉरवर्ड। कार में हम लोग समझते हैं, बाइक में समझ लेते हैं। भाई आप में से मैक्सिमम लोगों ने हॉर्स राइडिंग नहीं की है, बाइक तो सब ड्राइव करते हो। आप बाइक को जैसे ही सडनली ब्रेक लगाते हो, पीछे बैठा हुआ बंदा तुरंत आपकी तरफ झुक जाता है। क्यों झुकता है?
क्योंकि हमारी बॉडी में या दुनिया की हर बॉडी की एक टेंडेंसी कॉमन है, हम आलसी हैं। क्या है? आलसी। हम हमेशा रेस्ट पे रहना ही चाहते हैं, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे वो हम सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक, वही तो हम करते हैं। बाइक पे बैठा हुआ बंदा पीछे आराम से रेस्ट पे बैठा है, जैसे ही बाइक को रोका गया, ठीक, अब जैसे ही बाइक को रोका जाएगा, बाइक रोकना मतलब ब्रेक लगाया, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाए, बंदा आगे झुक जाएगा, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा ताकि ये फोर्स इसके फोर्स के साथ आपस में बैलेंस हो जाए, F1 इक्वल टू F2, और जो हमको नेट फोर्स की वैल्यू मिले दैट इज 0, हम वापस फिर से आलसी बन जाए, वापस से हम फिर से रेस्ट पे आ जाए। और यही सेम कॉन्सेप्ट इस सेकंड एप्लीकेशन में भी वैलिड है। जरा सेकंड एप्लीकेशन पढ़ के देखो। When a horse suddenly starts moving, the rider falls backward. यानी बाइक जैसा ही सडनली हम एक्सीलेटर लेते हैं, हमारा अब फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, आगे की तरफ, हम बैकवर्ड आए। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी फोर्स था, हम बैकवर्ड आए अपोजिट डायरेक्शन में, वापस F1 इक्वल टू F2 एंड दस नेट फोर्स इज 0। हम फिर से रेस्ट पे, हम फिर से आराम से बाइक को ड्राइव कर पाते हैं। ठीक, अनदर एग्जांपल, वी हिट अ कारपेट विद अ स्टिक टू रिमूव डस्ट। जब विंटर का टाइम आता है, आप लोगों ने घर पे देखा होगा, मम्मी लोग होती हैं, पापा लोग, पुराने जगह से कारपेट और रजाई वगैरह निकलती है, उस पर डंडे मारे जाते हैं। क्यों? ताकि वो साफ हो जाए। हमने अभी क्या डिस्कस किया? हम क्या हैं? आलसी? हम नहीं, सिर्फ दुनिया की हर बॉडी आलसी है। दुनिया की हर बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहना चाहती है, और यही आलसीपन इन डस्ट पार्टिकल्स के साथ भी होता है। वो एक साल से, एक विंटर से अगले विंटर तक सुकून से उस कारपेट में आराम कर रहे थे। आपने डंडा मारा, उनकी फोर्स लगाया, और जैसे ही आप फोर्स लगाओगे उनका स्टेट चेंज हो जाएगा, और जैसे ही वो स्टेट चेंज होगा वो तुरंत उसमें से निकल के बाहर जाएंगे कि भैया अब हम यहां नहीं रह सकते, हमको यहां पर डिस्टर्ब किया जा रहा है, बेटर हम यहां से निकल के चले जाएं। वही काम तो यहां होता है। डस्ट पार्टिकल एक साल से रेस्ट पे थे कारपेट के अंदर सुकून से, डंडा मार के हमने फोर्स लगाया, उस वजह से डस्ट पार्टिकल मोशन में आए, और मोशन में आने की वजह से वो निकल के बाहर चले गए। दिस इज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। हम सब जानते हैं ये बात। हम में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो स्पोर्ट्स में अच्छी खासी दिलचस्पी रखते होंगे, हो सकता है कि एटलीस्ट हो भी, उनको ये बात पता है, उनको रीजन भी पता है कि अगर कोई बंदा दूर से दौड़ते हुए आता है तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फोर्स वो अपनी बॉडी में अटेन कर लेता है, और वो उसका फोर्स का बेनिफिट क्या मिलता है कि जितनी दूर वो डिस्टेंस ट्रैवल करके आया, फोर्स की वैल्यू उतनी इंक्रीज होना शुरू हो गई। और जब वो यहां से सडनली जंप करेगा, जितना ज्यादा फोर्स की वैल्यू होगी उतना ज्यादा फोर्स से वो जंप कर पाएगा, और जितना ज्यादा फोर्स से जंप करेगा, जो ये इनके बीच की डिस्टेंस थी, वो उतना ज्यादा ट्रैवल भी तो कर पाएगा। नेक्स्ट, द मड फ्रॉम द व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। यार मेरी तो आदत है मॉनसून में, आप में से मैक्सिमम लोगों की आदत होगी कि बाइक कहीं कीचड़ विचड़ से निकले, बाइक में कीचड़ लग गया या पहिया गंदा हो गया, सिंपली बीच के स्टैंड पे खड़ा किया, बाइक स्टार्ट किया और एक्सीलेटर लेना शुरू किया। पीछे का पहिया जितना तेज घुमाओगे, जितना तेज एक्सीलेटर लोगे, उतनी जल्दी उसमें से जो मड है, जो कीचड़ है, वो निकल के बाहर चला जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है जो डस्ट पार्टिकल के साथ था। बाइक का पहिया रुका हुआ था, बाइक का पहिया रेस्ट पे था, आराम से डस्ट पार्टिकल कीचड़ था, जो मड थे, वो भी रेस्ट पे था। जैसे ही आपने एक्सीलेटर लिया, अब आप उस पहिए को मोशन में ला रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि वो पहिया रेस्ट पे रहे, जबकि कीचड़ जो मड है, वो मिट्टी है, वो ये चाहता है कि वो रेस्ट पे रहे, आलसी है। ठीक,
तो होता क्या है, जैसे ही आपने फोर्स लगाया, जैसे ही उसको मोशन में लाए, वो डस्ट पार्टिकल, जो कीचड़ था, जो मड था, वो निकल के बाहर चले गए। सो दिस इज योर फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये 5 एग्जांपल आपके लिए मोर देन इनफ है। यहां पे एक बात एडिशनली ऐड करना चाहूंगा मैं, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि बोर्ड में आपसे क्वेश्चन आए कि बेटा राइट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऑल्सो राइट इट्स 2 और 3 एग्जाम्पल्स, तो ऐसी उम्मीद रखना मत। ठीक, आप क्लास 9th में नहीं हो, आप क्लास 11 क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो। ठीक, यहां पे क्वेश्चन आपसे क्या आएगा, द मड फ्रॉम द व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली वाई। इसीलिए मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स को डिस्कस किया, ताकि आपको पता हो, जैसे ही आप पेपर में ये क्वेश्चन देखो, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि यार किस हेडिंग में सर ने ये पढ़ाया था। सीधे लिख देंगे कि हाँ इसको मोशन फोर्स लगाए, मोशन में आया, एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट फ्लाइज ऑफ अवे। वी आर डन। नाउ अवर नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम जब भी पूछा जाता है, कोई भी टीचर मोमेंटम आपसे पूछता है, तो एक बात हर स्टूडेंट बोलता है, सर P इक्वल टू mv, जो यहां पे अभी हम लोग के पास लिखा भी होगा। ठीक, बट इस P इक्वल टू mv पे जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मोमेंटम है क्या। P इज इक्वल टू mv, जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हमें बात करनी है मोमेंटम होता क्या है। यार देखो, बहुत क्लियर कट बात है, फिजिक्स में जितना बेहतर आपका कॉन्सेप्ट होगा, आपका इंटरेस्ट उतना अच्छा बनेगा, और आप आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेडेक, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। हर साल बच्चे कर रहे हैं, आप भी करोगे। द रीजन इज वेरी सिंपल, आपका बेसिक स्ट्रांग है, आपका कॉन्सेप्ट इनफ स्ट्रांग है, आपको कोई दिक्कत कभी नहीं आने वाला। ठीक है, सो मोमेंटम को अगर मैं शॉर्ट में कंक्लूड करना चाहूं, तो मैं मोमेंटम को बोलूंगा द अमाउंट ऑफ फोर्स कंसिस्ट बाय अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। जैसे ये फिगर है, आपको दिख रहा है यहां पे ये 4 मेटेलिक बॉल्स लगी है। एक बॉल ये है जो आपको दिख रहा होगा, अभी इसमें आप समझ सकते हो क्या फिनोमेना हो रहा होगा। इस बॉल को आप ऐसे खींचे होगे और इसको खींच के छोड़ दोगे। जब इस बॉल को आपने खींचा और खींच के छोड़ दिया, ये बॉल जाएगा, इससे टकराएगा, और जैसे ही ये बॉल इससे टकराया, ये सारे बॉल्स पीछे की तरफ भागना शुरू होंगे। एक टाइम तक पीछे जाएंगे, जहां पे जैसे ही वेलोसिटी 0 होगी, ये वापस अपने पॉइंट पे आके अलाइन हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है, बॉल को हमने इसको खींचा था, फोर्स हमने इसको दिया था, यार ये क्यों मूव हुए? द आंसर इज, फोर्स हमने इसको दिया, इसको फोर्स मिला और ये मूव किया, यहां तक गया, फिर यहां आया। जैसे ही ये इससे कोलाइड किया, इसने अपने फोर्स को, अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफर कर दिया, और जैसे ही इसने अपने फोर्स को, अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफर किया, ये सारे बॉल्स मूव करना शुरू हो गए। ये सारे बॉल्स जैसे ही मूव किए, वापस फिर रेस्ट पे आएंगे, तब तक मूव करेंगे जब तक इनके पास ये जो फोर्स, ये जो एनर्जी भेजे हो, वो बचा है। इस बॉल के अलावा अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो सिंपल सा है, हम सब ने साइकिलिंग की है। हमने देखा होगा कुछ टाइम तक जल्दी जल्दी अगर पैडल मारे, उसके बाद हम कुछ टाइम तक साइकिल को बिना पैडल मारे भी तो चलते हैं। क्यों? क्या साइकिल ने सोचा बंदा थक गया, थोड़ी देर हम खुद से चल लें? ऐसा तो नहीं होता। हुआ क्या होगा, साइकिल को जितने फोर्स की, जितनी एनर्जी की नीड है, हमने जब जल्दी जल्दी पैडल मार रहे थे तो उससे ज्यादा फोर्स, उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फोर्स, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी था, वो साइकिल ने उतनी देर तक कंजर्व कर लिया।
अब जब हम पैडल नहीं मारेंगे तब जो साइकिल मूव करती है वो उसी अमाउंट ऑफ फोर्स, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से मूव करती है। जो अमाउंट ऑफ फोर्स साइकिल ने खुद में कंजर्व कर लिया था, और वही अमाउंट ऑफ फोर्स जो साइकिल ने कंजर्व किया हुआ है वही तो हमारा मोमेंटम है। साइकिल हल्की बॉडी होती है, साइकिल की स्पीड लिमिटेड होती है, इसी वजह से वो फोर्स को भी कम मूव कंजर्व कर सकती है। जितनी हैवी बॉडी होती है, जितना हैवी पार्टिकल होगा, वो अमाउंट ऑफ फोर्स को भी उतना ज्यादा कंसिस्ट करके रख पाता है। कैसे, यहां पे हम समझते हैं। फिलहाल इतनी बात ओके हो गई होगी आप सबके लिए। यहां पे आते हैं। अभी हम लोग जब मोमेंटम को शुरू किए तो हमने बोला था कि सबको यह बात तो पता है कि सर P इक्वल टू mv इज मोमेंटम एंड P इज वेक्टर क्वांटिटी, एवरीवन नोज। मतलब वेक्टर मतलब कि हाँ, जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। हम जानते हैं kg मीटर पर सेकंड, वो तो यहां से आ गया। इसकी यूनिट होती है kg, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, हेंस ओवरऑल यूनिट विल बी kg मीटर पर सेकंड, या kg मीटर सेकंड इनवर्स भी कुछ बुक्स में आप देखते हो। कुछ ये बात तो वही है ना। डेफिनेशन की बात करें मैथमेटिकली, मैंने यहां पे इस चीज को इसीलिए ये लिखा है, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। ध्यान रखिएगा, आप ये बोल देते हो द प्रोडक्ट ऑफ मास m ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी v इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, या दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। डेफिनेशन आपकी वही है, द क्वांटिटी ऑफ फोर्स या द अमाउंट ऑफ फोर्स कंसिस्ट बाय अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। दैट इज योर डेफिनेशन, दिस इज योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और जो अभी हम लोग हल्की और भारी बॉडी की बात कर रहे थे, वो यहीं से जनरेट हुआ है कॉन्सेप्ट। ये क्या है, मास है ना। मास की वैल्यू को आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे, आप खुद देखो मोमेंटम की वैल्यू भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि कभी एक्सीडेंट अगर होता है, मान लीजिए एक कार और एक साइकिल के बीच में हुआ, कार को नुकसान कम होगा, साइकिल के चिथड़े उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार का मास बहुत ज्यादा है, कार की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से कार का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। साइकिल का मास भी कम है, साइकिल की वेलोसिटी भी कम होती है, इस वजह से साइकिल का मोमेंटम कम है। अब जैसे ही कार और साइकिल आपस में कोलाइड किए, कार ने अपना मोमेंटम साइकिल को ट्रांसफर किया, साइकिल ने अपना मोमेंटम कार को। साइकिल का मोमेंटम कार का ज्यादा कुछ तो बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन कार का मोमेंटम साइकिल के धज्जियां उड़ा देता है। यही वजह है कि साइकिल चलाने वाले का नुकसान कहीं ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ कार। मोमेंटम ओके। कंक्लूजन पॉइंट, द फोर्स या द क्वांटिटी ऑफ फोर्स कंसिस्ट बाय अ बॉडी या कंजर्व बाय अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। एक्सप्रेशन होता है P इज इक्वल्स टू mv, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। फोर्स पढ़ चुके हम, इनर्शिया पढ़ चुके हम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके, उसके एग्जांपल्स देख चुके। अब हम मोमेंटम में भी हैंडी हैं, ठीक है। अब जब इतना कुछ पढ़ ही चुके हैं तो एक दो न्यूमेरिकल करके भी देख लेते हैं। लेट्स सी कितना केपेबल हुए हैं हम, या लेट्स सी हम कितना सीख पाए हैं। So our very first numerical is a man weighs 60 kg and travel with a velocity of 1 meter per second towards another man weighs 40 kg and is moving with 1.5 meter per second towards first man. Calculate their momenta या calculate their momentum। ये गलत नहीं है, मोमेंटा को हम मोमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अ मैन वेट 60 kg, डेटा क्या क्या गिवन है। पहला बंदा, उसका मास गिवन है, पहले बंदे की वेलोसिटी गिवन है, दूसरे बंदे की वेलोसिटी है, दूसरे बंदे का मास है। न्यूमेरिकल को करने का तरीका सीखिए। पहला काम है न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद गिवन डेटा नोट करना। आराम से सुकून से चलते हैं, गिवन डेटा नोट करते हैं। हमको पता है m1 की वैल्यू 60 kg है, ठीक। हमको पता है v1 की वैल्यू
1 मीटर पर सेकेंड है। हमको पता है m2 की वैल्यू 40 kg है और हमको पता है v2 की वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकेंड है। इतनी बात हमको पता है। पहला काम हमारा क्या था, हमने न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ा। दूसरा काम, हमने सुकून से केवल बिना परेशान हुए गिवन डेटा लिखा। तीसरा स्टेप, कैलकुलेट दियर मोमेंटम, मतलब हमसे यहां पे P1 पूछ रहा है, हमसे यहां पे P2 पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P इज इक्वल्स टू mv होता है। यहां क्या हो जाएगा, m2v2 हो जाएगा, है ना। m1 पे आइए 60, v1 1, इसका मोमेंटम कितना 60 kg मीटर पर सेकेंड। यहां पे आइए m2 की वैल्यू उठाते हैं 40, इसकी वैल्यू उठाते हैं 1.5, 40 इंटू 1.5 बेटा कितना, 40 इंटू प्लस 20 दैट इज 60 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ये एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, सपोज 2 मार्क का आता है, आपको मिलेगा कितना 1.5 या 1, 2 क्यों नहीं मिल रहा है, उसके पीछे रीजन ये है, एंड इज मूविंग विद दिस टूवर्ड्स फर्स्ट मैन। इस बात को तो हम इग्नोर करके चले गए, हमने सिर्फ गिवन डेटा पे तो ध्यान दिया, जो न्यूमेरिक वैल्यू थी यार ये भी तो गिवन डेटा है। मतलब अगर मान लीजिए पहला बंदा ये है, इधर जा रहा है, दूसरा बंदा ये है, वो इधर जा रहा है, हम जानते हैं मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा अगर आप पहले बंदे को पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो दूसरे बंदे की वैल्यू नेगेटिव होगी ना। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन रिवर्स है। इस वजह से अगर इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लिए हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। वहीं अगर यह होता कि यह बंदा जिधर जा रहा है वहीं उधरी साइड दूसरा बंदा भी जा रहा है, तब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव। बट अगर दोनों की डायरेक्शन रिवर्स है तो एक की वैल्यू पॉजिटिव लोगे और दूसरे की वैल्यू नेगेटिव। इज दैट क्लियर? नाउ दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आप रिलैक्स मोड में आ सकते हो। सो अपनी मैक्सिमम एनर्जी यहां पे लगाओ अभी आप, और क्वेश्चन को एक बार रीड करो। अ रबर बॉल ऑफ मास 0.2 kg, ये हमारा एक डेटा आ गया। रबर बॉल का मास गिवन है 0.2 kg। ठीक, स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। यहां तक की बात भी ओके है। एंड रीबाउंड्स, रीबाउंड्स का क्या मतलब है कि भाई अगर आपके पास एक ये वॉल है, यहां पे एक बॉल आया, इससे टकराया और टकरा के वापस चला गया, दैट इज कॉल्ड रीबाउंड। इसका आपको मास पता था, इसकी आपको वेलोसिटी पता थी। मान लीजिए ये v1 टकरा के वापस चला गया v2 अलोंग द ओरिजिनल पाथ विथ सेम स्पीड। मतलब क्या, अगर हम ये v1 है तो v2 को क्या हम -10 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में डिस्कस किया कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आप एक को पॉजिटिव लिए हो तो सेकेंड वन मस्ट बी नेगेटिव। वही काम हमने यहां पे किया है। बॉल यही है तो अगर m1 यही है तो कि यहां पे ये देखिए, ये रिबाउंड होके वापस आ रहा था, नेगेटिव ले लिया। अब हमारे पास m1 है, v1 है, एंड कॉज ऑफ m1 v1 वी कैन इजीली गेट p1। cos of m2 v2 we can easily get p2। p1 क्या है, जब ये बॉल यहां जा रही थी उसका कोई सर्टेन मोमेंटम आया, रिबाउंड हुई, कोई और मोमेंटम आया। जरा वैल्यूज पुट करके चेक करो आप। दिस इज 0.2 इंटू 10, दिस इज 2 kg मीटर पर सेकेंड। यहां पे आओ, दिस इज 0.2 इंटू माइनस ऑफ 10, दिस इज -2 kg मीटर पर सेकेंड। यार वी आर नॉट डन एक्चुअली। यहां देखिए आपसे पूछा है फाइंड चेंज इन मोमेंटम। बच्चा चेंज क्या होता है? अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें
तो पहले जितना था या बाद में जितना हो गया, दोनों का डिफरेंस। यहां पे ध्यान रखना, अक्सर इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप लोग का माइंडसेट क्या होता है, सर एक मोमेंटम आ गया 2, एक मोमेंटम आ गया -2, एक प्लस है एक माइनस है, चेंज इन मोमेंटम 0। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी वजह से इसको मैंने कंसीडर किया। आप यहां देखो, जरा वैल्यू रख के देखो, क्या 0 आता है? नहीं। यहां पे जो आपके चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आती है वो एड ऑन होके आती है, दैट इज kg मीटर पर सेकेंड, एंड दैट विल बी योर आंसर। यही वजह है कि पिछले 4 साल में 2 बार ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है। यही वजह से इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला जाता है। सो आई होप यू गाइस क्लियर नाउ, एंड एज आई हैव सेड अर्लियर, दिस विल बी द आवर लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। अब आप आराम से रेस्ट मोड में आ सकते हो। आज के लेक्चर के लिए इतना एनफ था। अगर वापस से जो हम लोग सिलेबस में बात किए थे, अगर आपके पास कोई क्वेरीज है या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो किसी भी चीज से रिलेटेड, इधर बुक और लेक्चर और एनी स्टडी मटेरियल, देन यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट विद दिस नंबर। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।